नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसको EOQ के नाम से भी जाना जाता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर आपने क्या करना है कि जो आपका स्टॉक है उस स्टॉक के कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज़ करना, जो मेन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है आपका कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट को आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ आपकी ऑर्डर से जोड़ेंगे। ठीक है, अब जो इसने लिखा हुआ है उसको मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताती हूँ। तो कहते हैं एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट को कम करना। एंड फॉर दिस पर्पस वेरियस एस्पेक्ट्स एंड लेवल ऑफ इन्वेंट्री आर टू बी कंसीडर। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल, डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स जो अभी आपने ऊपर भी पढ़ा ABC एनालिसिस वगैरह सारी टेक्निक या फिर LIFO FIFO वो सारी चीज़ें तो कहते हैं वो हम सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। और वन ऑफ द दीज एस्पेक्ट्स इज टू बी डिटरमाइन ऑन द साइज ऑफ द ऑर्डर सो दैट द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में बी मिनिमाइज। तो कहते हैं इसीलिए हम सारे इन्वेंट्री के साइज़ को स्टडी करते हैं ताकि जो कॉस्ट है आपकी इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट है उसको हम क्या कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें। एंड इफ़ देर इज़ एन ऑफर ऑफ डिस्काउंट, वो कहता है जहाँ पर आपको डिस्काउंट की बात आती है वहाँ पर आप सप्लायर से डिस्काउंट भी लेते हैं। ठीक है, और प्रॉपरली आप अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश भी करते हैं। तो कहते हैं इस कॉस्ट को कम करने के लिए जो एस्पेक्ट हम स्टडी करते हैं, जो कंसेप्ट हम स्टडी करके चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसको बोला जाता है, या इसको इकोनॉमिक लॉट वर्ड लिखा हुआ है इकोनॉमिक लोड साइज। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद इसकी वो कहता है जो मीनिंग है, वो मीनिंग के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि द साइज ऑफ परचेज ऑर्डर विच मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री एंड अंडर द एज्यूम्ड कंडीशंस ऑफ सर्टेनिटी। कहते हैं इसके अंदर हमने अपनी ऑर्डर की कॉस्ट को कम करना है और ऐसी कंडीशंस को सर्टेन बनाना है जिससे कि आपकी मिनिमम कॉस्ट क्या है, कम हो जाए। उसके बाद वो क्या कहता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को आपके इफ़ेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जितनी ज़्यादा होगी आपकी कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी, इसलिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को आपने ध्यान देना है। तो कहते हैं जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं आपके सप्लायर्स की, मान लो आप 100 की जगह अगर 200 यूनिट खरीदते हैं तो आपका रेट कम हो सकता है, या आपका सप्लायर्स जो है वो आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह बियर करके दे, या आपका सप्लायर्स जो है वो बल्क क्वांटिटी में ख़रीदने पर आपको चीज़ें जो है सस्ती दे, या आप सप्लायर से सेल टाइम में ही चीज़ें खरीदें। वो सारी चीज़ें का आप इस पर ऑर्डर पर फ़र्क पड़ता है, जो आपकी कॉस्ट है वो कम हो जाती है। उसके अलावा कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन आपके बिज़नेस की कैसी है। अगर मान लो आपके पास सफिशेंट मनी है और उस सफिशेंट मनी से अगर आप उसी टाइम पे रॉ मटेरियल ख़रीद लेते हैं तो ठीक है। अगर आप बाहर से पैसा लेकर फिर रॉ मटेरियल ख़रीद कर उसको स्टोर में रखते हैं तो वो भी आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा, क्योंकि आपका काफ़ी पैसा वहाँ लग जाएगा। तो कहते हैं इससे जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो भी काफ़ी लेवल पर जो है वो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को इफेक्ट करती है। द लास्ट है फ्यूचर अवेलेबिलिटीज़ ऑफ मटेरियल। अब फ्यूचर में मान लो आपको कॉस्टली मटेरियल मिलना है तो आप ये सोचते हो क्यों ना सस्ता है तो आज मैं ले लूँ। आपके पास पैसा नहीं है तो उस टाइम आपको फाइनेंशियल पोजीशन को भी देखना पड़ेगा। तो मीन ये सारे पॉइंट एक दूसरे से अटैच है। तो ये चार ही इसके बेसिक जो हैं फैक्टर्स हैं। कौन से? पहला ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, दूसरा आपका सप्लायर आपको कौन सी फैसिलिटीज़ दे रहा है, तीसरा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और चौथा फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर अवेलेबिलिटीज़ क्या है मटेरियल की। ठीक है, वो चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर ऐसे मान के चलेंगे कि ये चीज़ें स्टेबल रहती हैं। जैसे कि हम ये मान के चलेंगे कि कॉस्ट स्टेबल रहनी है। कॉस्ट स्टेबल का मतलब है आज 10 रुपये है, 10 साल बाद भी 10 ही रुपये रहनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद लीड टाइम कौन सा होता है, जब हम ऑर्डर को प्लेस करते हैं। ठीक है, ऑर्डर को प्लेस और ऑर्डर मिलने में। ठीक है, मान लो आपने 21 सितंबर को ऑर्डर दिया और आपके पास 30 तारीख को आया, तो 21 को आपने पेमेंट दे दी ना, तो 30 या नहीं 21 को आपने ऑर्डर दिया तो उस टाइम पेमेंट नहीं दी, 30 को जब आपने माल रिसीव कर लिया तो आपने उसको पेमेंट दे दी। तो 10 दिन का टाइम आपके पास क्या है, लीड टाइम है। मीन उस टाइम पीरियड के बीच में आप अपना कैश अवेलेबल भी करा सकते हैं और आपको ये पता है अभी 10 दिन तक तो मेरे पास कैश आ भी जाएगा, मेरा इतना माल बिक जाएगा और मेरे पास इतना कैश अवेलेबल हो जाएगा। और तीसरा वो कहता है आपका कि कंजम्पशंस एट द कांस्टेंट रेट। हम ये भी मान के चलते हैं कि अगर 10 यूनिट रोज़ निकल रहे हैं तो 10 ही निकलेंगे, अगर 100 निकल रहे हैं तो 100 निकलेंगे। ऐसा नहीं कि आज 10 निकले, कल 25 निकले, परसों 35 निकले, फिर अगले दिन 10 निकले, फिर 5 निकले, फिर 4 निकले, ये नहीं। नो, कांस्टेंट कंजम्पशन होनी चाहिए। कंजम्पशन मीन खपत होनी चाहिए। जो प्रोडक्शन हाउस पर आपका इशू होता है मटेरियल जो आप सेंड करते हैं, वो आपका प्रॉपर एक क्वांटिटी एक प्रॉपर जो है वो होनी चाहिए कि इतना तो होता ही होता है, एक एवरेज लेवल। फिर उसके बाद कहता है
इंटेंशंस रिप्लिशमेंट्स क्या होता है? रिप्लिशमेंट्स का मतलब होता है कि आपकी जो इमीडिएट लेवल जो स्टॉक बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आपको ज़रूरत होती है और वो उसकी एग्जैक्टली जो लेवल है, वो मिनिमम लेवल जो है वो आपका बना रहे, ऐसा आप मान कर चलेंगे। मीन जो आपके स्टॉक जिसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट है, उसका मिनिमम लेवल आप मेंटेन कर कर चलें। उसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है कॉन्टीन्यूस सप्लाई होती रहे। मीन आप ऐसा नहीं कि आपने आज खरीद ली, 2 साल बाद आप फिर माल खरीदेंगे, 3 साल बाद खरीदेंगे, ऐसा नहीं। एक लेवल होना चाहिए कि महीने बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते बाद आप माल खरीदते रहें, बेचते रहें। ये प्रोसेस आपकी कॉन्टीन्यूसली होनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन से फैक्टर्स को हम इसमें स्टडी करेंगे। इसमें कहता है प्रॉपर हमें ये देखना है कि हमने टोटल यूनिट कितने परचेज़ किए हैं। उसके अलावा जो ऑर्डर प्लेस करने की जो कॉस्ट होती है, जैसे कि नॉन कैरिंग कॉस्ट है या क्लैरिकल कॉस्ट है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, टेलीग्राम है, ट्रांसपोर्ट्स है, ये सारी आपकी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरा आपका एनुअल कैरिंग कॉस्ट, जैसे कि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज कितना है, पर यूनिट पर कितना है, पर यूनिट का प्राइस कितना है, उसको भी आपने यहाँ ध्यान देना है। अब बात आती है मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पर आप मेथड्स पढ़ेंगे, उसमें पहला मेथड आपका आता है टेबुलर और दूसरा आता है आपका ग्राफिक। तो आज हम जो करेंगे वो है टेबुलर मेथड। टेबल मेथड में आपको ये स्टैट्स में भी आप पढ़ते आए हैं, जब हम टेबल के थ्रू किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपका टेबुलर फॉर्म माना जाता है, ठीक है। और जब हम उसी चीज़ को अगर ग्राफिकली समझाते हैं, ग्राफ पेपर पर प्रॉपर प्लॉट करके लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर समझाते हैं, तो वो ग्राफिकल मेथड हो जाता है। टेबुलेशन में जैसे इसने एक एग्जाम्पल भी दिया है, इस एग्जाम्पल को देखिए। वो क्या कहता है कि अंडर दिस मेथड ए स्कूटर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज 1000 स्टील पार्ट्स ऑफ 70 पर ड्यूरिंग द ईयर। द कॉस्ट पर ऑर्डर इज कॉस्ट प्लेसिंग 35 रुपये जो है वर्कआउट कॉस्ट लगती है। उसके अलावा आपकी नॉन कैरिंग कॉस्ट जो है वो आपको नीचे दे रखी हैं। उसके अलावा द कैरिंग कॉस्ट वर्क इज 10% ऑन इन्वेंट्री प्राइस पर यूनिट एंड कैलकुलेट दिस EOQ। ये आपको न्यूमेरिकल पेपर नहीं आएगा इस तरह का, लेकिन यहाँ मैं EOQ को आपको समझाना चाहती हूँ कि EOQ एक्चुअल में है क्या चीज़। देखो वो क्या कहता है, 1000 की है तो आपने 1000 यूनिट के अकॉर्डिंग आपने इसका बनाया, फिर आपने 500, ये आपने अपनी मर्जी से लेना है ऑर्डर साइज़, 500 का, फिर 250 का, फिर 125 का, फिर 100 का, 83 का, 50 का, 20 का, ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इसमें ये नहीं कि इसमें कहीं लिखा हुआ है कि आपको इस बेसिस पर, बस आपको ये ध्यान देना है। प्लेस ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है, 35। अगर आप 1000 यूनिट, आपको 1000 की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप 1000 यूनिट करेंगे तो आप, इसका मतलब है आपको एक ही ऑर्डर देने की ज़रूरत है, और एक ऑर्डर अगर आप देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर सिर्फ 35 रुपये होगी। लेकिन जब आप 500 यूनिट मंगवाएंगे तो 2 बार आपको मंगवाने पड़ेंगे, और जब 2 बार मंगवाओगे तो वही कॉस्ट 70 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप ऑर्डर साइज़ कम कर देते हैं, ऑर्डर साइज़ कम किया मीन आपने 250 यूनिट ही एक टाइम में मंगवाए, तो जब 250 यूनिट एक टाइम में मंगवाए तो आपको 1000 यूनिट 4 बार में मंगवाने पड़ेंगे। तो जब 4 बार आप दोगे तो एक की 35 है तो 4 की 140 हो जाएगी। इसी तरीके से मान लो आप 100 करके मंगवाते हो और 1000 यूनिट, तो 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। उस 10 पर 35 रुपये के हिसाब से 350 रुपये आपकी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर आ गई। अब वो कहता है एवरेज इन्वेंट्री कितनी है। अगर एवरेज इन्वेंट्री को देखें तो जब आप 1000 का देते हैं तो आपका एवरेज 500 है, जब आप 500 का देते हैं तो 250 है, जब 250 का देते हैं तो 125 है, जब 100 का देते हैं तो 50 है। क्लियर है। उसके बाद वो कहते हैं कैरिंग कॉस्ट उसने बताइए 7 रुपया, ऊपर लिखा भी हुआ है कैरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको, 7 रुपया के हिसाब से दी हुई। तो आप 7 के हिसाब से इसकी एवरेज के बेसिस पे कॉस्ट ले लीजिए, कितनी आ जाएगी, 7 के हिसाब से 3500, ठीक है, अगले में 1750, अगले में ये, इस तरह से ये एवरेज कॉस्ट आपकी आ गई। उसके बाद वो कहता है कि आपकी अगर टोटल कॉस्ट को हम कंसीडर करें तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, एक हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर और एक आपकी आ गई कैरिंग कॉस्ट। इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करके आपकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट से आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको कॉस्ट कितनी % तक क्या चाहिए है, मीन कितने तक आपका ऑर्डर जो है वो सफिशिएंट लेवल पर होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें जो ये लगता है, देखो जब हम 1000 का करते हैं तो हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और जब हम हमारी कॉस्ट जो है सबसे मिनिमम जो है, सबसे ठीक जो जेन्युइन जो है वो हमारी किस पर आकर रुकती है, 10 ऑर्डर पर। जब हम 10 ऑर्डर देते हैं तब जाकर हमारी कैरिंग जो टोटल कॉस्ट है वो 700 के आसपास पड़ती है। उसके बाद भी देखो ध्यान से आपकी क्या है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ऊपर भी आपकी क्या है, बढ़ रही है। तो मीन एक लेवल जो है वो आपका इस पर बनता है। तो इसका मतलब जब आप 100 यूनिट 10 ऑर्डर प्लेस करेंगे तब जाकर आपका क्या है, बेनिफिट्स होना स्टार्ट हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड में बेटा इसी तरीके से बस इस फॉर्मूले को आपने ध्यान देना है। इस ग्राफिक मेथड के अंदर ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये आपका एल्जेब्रिक मेथड में आता है क्योंकि इसके 3 मेथड है, एक टैबुलेशन, एक ग्राफिक और एक ये। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, ग्राफिक मेथड करते हैं। ग्राफिक के अंदर क्या है ध्यान से देखना, वो कहता है इकोनॉमिक ऑर्डर का आपने क्या देना है। देखो नीचे आपने क्या दिया, ऑर्डर साइज दे दिया और यहाँ पर आपने उसकी कॉस्ट दे दी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारी एनुअल कैरिंग कॉस्ट मान लो कितनी है, क्योंकि एनुअल कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, बड़ी होगी, बढ़ती जाएगी हर पॉइंट पर। पीछे वाले इलस्ट्रेशन को भी उठा लो। उसके बाद जो एनुअल टोटल कॉस्ट होगी, पीछे वाली जो आपकी वो थी इलस्ट्रेशन, देखो ध्यान से, इसी को अगर हम कंसीडर करते हैं इसके अंदर, तो देखो जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ रही है। पहले क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है। ज़्यादा होकर वो क्या हो गई, कम होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर कांस्टेंट होकर फिर क्या हो गई, बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब जो आपकी अगर चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं तो चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए एनुअल कॉस्ट क्या है, पहले आपकी क्या हुई, घट गई, फिर आपकी क्या हो गई, बढ़नी शुरू हो गई। और जो एनुअल कैरिंग कॉस्ट थी वो आपकी बढ़ी रही थी ऑर्डर पर साइज़ के हिसाब से, क्योंकि जितने एक ऑर्डर दोगे कम होगी, 2 होगी ज़्यादा, 3 पे ज़्यादा, 4 पे उससे ज़्यादा, 5 पे उस पे ज़्यादा, तो ये हो गई। अब यहाँ से हो गया। उसके बाद अगर आप नॉन कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो नॉन कैरिंग कॉस्ट आपकी घटती चली जाती है, ठीक है, और वो घटते क्रम में आती है। तो इसी तरीके से वो कहते हैं जहाँ पर आपकी नॉन कैरिंग कॉस्ट और जहाँ पर एनुअल कैरिंग कॉस्ट और जहाँ पर आपकी सबसे कम टोटल कॉस्ट होगी, सबसे कम टोटल कॉस्ट कहाँ पर है, इस लेवल पर है। तो इसका मतलब इस लेवल पर जाकर इस नंबर आउट साइज पर, इस यूनिट ऑफ आउट पर आपका क्या होगा, आपका सबसे ठीक ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं ग्राफिक मेथड। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एल्जेब्रिक मेथड, और एल्जेब्रिक में ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, इसमें जो क्या है, √2R। R यहाँ पर है एनुअल यूजेज यूनिट, जितने आप यूनिट यूज़ करते हैं। CO है ये नीचे, O मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। और नीचे जो ये C या H है, C मीन्स कैरिंग कॉस्ट कह सकते हैं या होल्डिंग कॉस्ट कह सकते हो, ठीक है। तो जैसे अब ऊपर वाले में ही था, आपने कितना ऑर्डर करना है, 1000 का करना है एनुअली, आपकी ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, 35 है, और वो आपका 10% जो कैरिंग कॉस्ट दी हुई थी वो 70 का 10% दी हुई थी, तो वो आपकी आ गई। तो इसका मतलब 100 यूनिट आप 10 ऑर्डर्स करेंगे। इस तरीके से आप एल्जेब्रिकली इसको निकाल सकते हैं। और ये चीज़ जो है आपकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये न्यूमेरिकल में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब जरा इसकी इलस्ट्रेशन 3 देखिए, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ये। वो क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग्स इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर्स ऑफ द ऑर्डर प्लेस। एनुअल कंजम्पशन है 4000 यूनिट, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 60 एंड प्राइस पर यूनिट है 10 रुपया। आपको इसके बेसिस पर वो कहता है कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज जो है वो क्या है, 3 रुपीज़ पर यूनिट है, ठीक है। अब देखिए इसको जरा न्यूमेरिकल्स में। हाँ जी, देखो बेटा इसकी न्यूमेरिकल्स में क्या कहता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब आपको क्या दे रखा था पीछे, ध्यान से देखो, जो पीछे था वो आपको 4000 एनुअल कंजम्पशन दे रखी थी, ठीक है। 60 रुपये आपको कैरिंग कॉस्ट दे रखी थी, प्राइस दिया हुआ था पर यूनिट का। अब देखो इन्हीं चीज़ों को आपने पुट करना है यहाँ पर वैल्यूज़। जो R है वो आपको 4000 यूनिट दे रखे हैं, ठीक है। कैरिंग ऑर्डर क्वांटिटी 60 दी हुई थी, ठीक है, और नीचे कैरिंग ऑर्डर 3 दिया हुआ था। इसके बेसिस पर आपने निकाल दिया 400 यूनिट आपको करने हैं। अगर नंबर ऑफ को पूछा जाएगा तो इसी जितने R है आपकी, उसको अगर आप यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो नंबर्स ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे। क्लियर है? आई थिंक सो कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कहते हो तो मैं अगली इलस्ट्रेशन भी करा दूँ, अदरवाइज़ आप इसको खुद कर देखिएगा 4th इलस्ट्रेशन को, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें आपको गिवन है। 5th मैं आपको कल करवा दूँगी। ओके, आज के लिए ये सफिशिएंट है।